ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। चतुर्थ समोल्लास। चतुर्थ समोल्लास का विषय है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अब तक हमने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका तथा 3 समोल्लासों का अध्ययन किया। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप, द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा अर्थात संतानों का निर्माण तथा तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधि आदि विषयों पर हमारा विस्तृत ज्ञानवर्धन हुआ। अब चतुर्थ समोल्लास का अध्ययन करेंगे। इस समोल्लास का विषय है समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम। तो चलें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों पर विचार करते हैं। कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही है, ये अनेक प्रकार से दिखा दिया। इसी विषय को थोड़ा सा और व्यावहारिक रूप देकर के समझाते हैं। ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे, किस किस वर्ण में क्या क्या गुण और कर्म होने चाहिए वो बता दिए मनु महाराज के आधार पर। जिस पुरुष में जिस जिस वर्ण के गुण कर्म हो उस वर्ण का अधिकार देना है, उसे उस वर्ण का अधिकार देना। तो इस प्रकार से जो गुण कर्म दिखाए हैं, जिसमें जो गुण कर्म दिखाई पड़े तो उसको उसी वर्ण के अनुकूल अधिकार दे देने चाहिए। ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं ना, सबकी उन्नति होगी। क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा
कि जो हमारे संतान मूर्खत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जाएंगे, है ना, ये भय बराबर बना रहेगा। इसलिए वो जो है उन्नति के लिए उनको प्रयत्नशील करेंगे, अच्छा अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था उनके लिए कराएंगे। और संतान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्या युक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा, है ना। दोनों में भय रहेगा, अभिभावक में भी और संतान में भी। और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिए उत्साह बढ़ेगा कि यदि हम प्रयत्न करेंगे तो हम भी ब्राह्मण बन जाएंगे या क्षत्रिय बन जाएंगे, वैश्य बन जाएंगे, आदि आदि। तो ये उठने का प्रयत्न करेंगे और वो पतित होने से बचेंगे, जो ऊपर वाले हैं वो पतित होने से बचेंगे। वर्णों के अधिकार, विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना। कि हाँ, इसमें दे रखे हैं, हेडिंग में बना रखे हैं, हाँ उपशीर्षक बनाए हुए हैं, विषय के अनुकूल दे रखे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये पंडित जी ने बना रखे हैं विषय के अनुकूल, वो उपशीर्षक कोष्ठक में खड़े कोष्ठक में दे रखे हैं। हाँ, उसमें नहीं दिए, इसमें जो विस्तृत है ना, जो बड़ा है ये। तो विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना, क्योंकि मुख्य कर्म इसका ये है। अन्यों के जो मुख्य कर्म है वो अलग है, ब्राह्मण का ही मुख्य कर्म है ये विद्या और धर्म का प्रचार, क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान और धार्मिक होने से उस काम को यथा योग्य कर सकते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण का ही मुख्य कर्म रहेगा, क्योंकि वही पूर्ण विद्यावान भी है और मुख्य धार्मिक भी है। अन्य लोग अन्य अन्य कर्मों में भी आ सकते हैं, तो इसलिए इनको ही ये अधिकार होना चाहिए। क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि व विघ्न नहीं होता। राज्य संबंधी जो पालन करना है, रक्षा करना है, ये सब अधिकार क्षत्रिय के होने चाहिए, तो उससे ना तो हानि होगी राज्य की और ना ही कोई विघ्न जो बाह्य शत्रु से संभव है वो भी नहीं होगा। और पशुपालन आदि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है। तो जो ये अर्थ संबंधी व्यवस्था है, कृषि संबंधी है, पशु संबंधी है, जो भी है इस प्रकार के कार्य हैं, ये वैश्यों के होने चाहिए, क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। हमारे रुचि के अनुसार उस विभाग में उन व्यक्तियों को ये कर्म दे देने चाहिए। अब यहाँ एक चीज देखने की इस पक्ष में ये है, जब स्वामी जी ये कहते हैं कि ब्राह्मण को ये अधिकार देना, क्षत्रिय को ये अधिकार देना, वैश्य को ये अधिकार देना, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यहाँ पर निश्चित हो चुके हैं पहले, और उनको फिर ये अधिकार दिए जाएंगे कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, इसलिए तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ऐसी राज व्यवस्था हो या सभागी ओर से व्यवस्था हो। वैसे तो जैसा स्वामी जी पहले कर चुके हैं कि जब समावर्तन काल होता है उस समय वर्ण का निश्चय हो जाता है, क्योंकि उस समय तक क्या है वो पूर्ण जो शिक्षा है उनकी हो चुकी है, जिसको जो जो शिक्षा लेनी है, तो उस काल में उनका वर्ण निश्चित हो जाएगा और उस वर्ण के आधार पर उनको फिर अधिकार दे दिए जाए कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये कार्य क्षेत्र है, जो भी है वो दे दिए जाए। तो जन्म वाली गंध फिर नहीं आएगी, है ना, जो जन्म से ब्राह्मण है या जन्म से क्षत्रिय है या जन्म से वैश्य है ना, वो जो गंध आ सकती थी तो वो नहीं आएगी। हाँ, जब वो वहाँ स्नातक हो चुका है, जो भी एक कालावधि निश्चित की है पहले पठन पाठन की, जो समावर्तन काल जो है, तो उस समय उसका वर्ण निश्चित हो जाएगा कि ये इस वर्ण के योग्य पुरुष है। तो जिस वर्ण के योग्य जो पुरुष है या स्त्री है उसको उसके अनुकूल अधिकार दे दिए जाए
कि तुम ये काम। ब्राह्मण नहीं, एक तो कोई क्या नहीं, हुआ क्या है, अभी क्या चला है, मान लिया कोई क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, शिक्षा उसने ब्राह्मण के अनुकूल ले ली, तो अब वो योग्यता के आधार पर ब्राह्मण बन चुका है। अब वो ब्राह्मण के अनुकूल उसको अधिकार दे दिए गए, तो अब उस क्षेत्र में वो काम करेगा। बाकी उस क्षेत्र में यदि पतित होगा तो बदलेगा ही, फिर आगे चल के जैसे बदलने की व्यवस्था दी हुई है। हाँ हाँ, वो बदल गया, हाँ वो तय करेगी, वो तय करेगी। हाँ हाँ, तो ऐसे बोलते हैं। नहीं, वहाँ तो वर्ण निर्धारित कर दिया गया। अभी इनका प्रश्न ये है कि जैसे वहाँ एक ब्राह्मण के रूप में निश्चित हो गया और उसको ब्राह्मण के अधिकार भी दे दिए, और आगे चल के कार्य वो वैश्य के करने लगा, मान लिया, तो क्या वो ब्राह्मण के रूप में ही मान्य रहेगा? हाँ हाँ हाँ, नहीं पीछे कहा था ना, धर्मचर्या या अधर्मचर्या। धर्मचर्या जगन्य वर्ण पूर्व पूर्व वर्ण अपद्यते, अधर्मचर्या या माने उसके विपरीत करण करेगा तो फिर वो हाँ प्रमोशन डिमोशन, डिमोशन प्रमोशन दोनों रहेंगे, क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिए है कि वह विद्या रहित मूर्ख होने से विद्या संबंधी काम शिक्षित नहीं कर सकता। उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात है। वो तो जो शरीर संबंधी श्रम है वो करे, क्योंकि उसी के योग्य है, वो दूसरे की योग्यता ही नहीं है उसके पास। तो ये कर देंगे, किंतु शरीर के काम सब कर सकता है ना, शरीर के काम तो कर ही सकता है। इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्य जनों का काम है। सभ्य माने जो सभा में बैठने वाले हैं, राजा आदि है, राजा मुख्य हो गया, उनका मुख्य हो गया, इन सभी का ये कार्य हो जाता है कि यथा योग्य कार्यों का, अधिकारों का वो वितरण करे, जैसी योग्यता है उसके अनुकूल। वर्ण के विषय में पर्याप्त चर्चा हो गई। अब आगे विवाहों के विषय में बताते हैं कि विवाह जो है वो 8 प्रकार का होता है। तो विवाह 8 प्रकार का है। ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमो धूमः। एक ब्राह्मण विवाह है, इन सब का वर्णन आगे करेंगे। दूसरा दैव, राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच और अष्टमो अधम है ना। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8 पैशाच को उन्होंने अधम कहा है। अधम माने निम्न कोटि। एक शब्द है साक्षर, और साक्षर यदि उल्टा हो जाता है तो हो जाता है साक्षरा विपरीता चेद राक्षसा भवंती। यदि साक्षर व्यक्ति भी विपरीत हो जाता है तो राक्षस हो जाता है। अब हर क्षेत्र में, चाहे अध्यापक है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है,
है ना। इंजीनियर भी निर्माण ऐसे कर देगा, कितनों का घात हो जाएगा, उसमें कितनों का विनाश हो जाएगा। ऐसे डॉक्टर भी ऐसी चिकित्सा पद्धति निकाल दे, कितने बीमार रहे सारे के सारे। वो भोजन वाले हैं, वो भी ऐसा भोजन तैयार करवा देंगे कि सारे बीमार रहे, हर समय कोई स्वस्थ ना रह सके। तो साक्षराः विपरीताश्चेत् राक्षसा भवन्ति। शब्द भी उल्टा हो जाता है तो राक्षस बन जाता है, और यदि अर्थ है तो वो भी उल्टा हो जाता है। हाँ, विवाह 8 प्रकार का होता है। एक ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, पांचवा आसुर, छठा गांधर्व, सातवां राक्षस और आठवां पैशाच। इन विवाहों की यह व्यवस्था है। अब उनकी व्यवस्थाएं दिखाते इसमें क्या क्या है कि वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हो, है ना। पहला विवाह जो है ना ब्राह्म विवाह। ब्राह्म माने ब्रह्म संबंधी, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान, तो ज्ञान पूर्वक जो कर्म किया जाए उसको ब्राह्म बोल देंगे। जैसे श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाए वो श्राद्ध कहलाता है, ऐसे ही ब्रह्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसको ब्राह्म ऐसा बोल देंगे। तो वही कहते हैं कि वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हो, है ना। दोनों के दोनों पूर्ण विद्वान भी हो, धार्मिक भी हो, सुशील भी हो। तो उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्राह्म कहता है। हमारे जो गृहस्थ में जाना चाहती है वो पूरा नहीं कर पाएगी। ये हो सकता है क्या, तो वहां जाकर के अपने विद्या जारी रखे, क्योंकि होता क्या है ना, शरीर की क्षमताएं भी सबकी अलग अलग हैं, दोनों की, स्त्री पुरुष के। हाँ नहीं, एक तो वो है अविवाहिता रह करके पढ़े, नहीं दूसरा क्या है, अब शरीर की क्षमताएं हैं, विवाह किया जा रहा है तो संतानोत्पत्ति आगे होनी है, और दोनों शरीरों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं जो भी हैं। युवावस्था में जो संतान होती है वो स्वस्थ होती है, आगे के लिए अच्छी रहती है समाज के लिए, बाद में उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए विवाह तो समय पर ही होना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, जैसे 8 साल की संतानें हो गई इनकी, तो वो गुरुकुल में भेज दी, अब वो हैं तो वो करें अपने अध्ययन अध्यापन आदि जो भी है। हाँ वो मुख्य कार्य है, नहीं वही होगा ना, 8 वर्ष तक इसने कर दिया वो। अब ये है कि लगभग 2 वर्ष पर लगभग एक संतान पैदा होगी। हाँ वो 2 वर्ष पर लगभग। शरीर हाँ तो ब्राह्म विवाह वो हो गया। विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना दैव। तो पहला जो ब्राह्म है ना, ये स्वयंवर जैसा ही हो गया एक प्रकार से, उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना। हाँ दूसरा दैव, विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को, तो विस्तृत यज्ञ कर्म करने वाला है ना, जो ऋत्विक कर्म करता हुआ जामाता है,
वर है उसको अलंकार युक्त कन्या का देना। ये स्वयंवर नहीं रहा फिर यहाँ पर, यहाँ दोनों का वो नहीं है ना, यहाँ पर समर्थन जैसे पीछे था। अब यहाँ तो ये कह दिया कि वो ऋत्विक कर्म करने वाला है जो जामाता है, तो इधर कन्या को अलंकृत करके उसको प्रदान किया जा रहा है। लेकिन ये शब्द रख दिया यहाँ पर, उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना। यहाँ भी तो वही वाक्य है, उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना। यहाँ भी तो वही वाक्य अब यहाँ ये है कि योग्य वर्ग को अपनी कन्या देना, यहाँ ऐसा आ गया, ये नहीं में ये आ गया यहाँ पर। अच्छा, वर से कुछ लेके, तो वर कन्या का विवाह होना आर्ष, तो वर से कुछ लेके, ये मेरे ख्याल में कहीं कोई दैशिक परंपरा देखनी पड़ेगी। ये वर से कुछ ले करके, हालांकि आजकल तो कन्या वाले ही देते हैं, है? मैंने कन्या को बेच देते हैं उसमें। हाँ तो वही है, हाँ तो वही है मेहर। अच्छा तो ऐसी कुछ दैशिक वो हो जाएगी परंपरा। ये भी बताते हैं जो वो पाकिस्तान का लड़कियां भी काम करते हैं, ज्यादा जो लोकप्रिय सुंदर होती है ना लड़की, चाहने वाले कई होते हैं, फिर वो जो ज्यादा देता है फिर उसके लिए ठीक तो ये आर्ष कोटि में आएगा। दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना, है ना, धर्म की वृद्धि के लिए, माने कुछ समझौता सा हो गया एक तरह से यहाँ पर, कि धर्म की वृद्धि करेंगे तभी विवाह होगा, तो वो प्राजापत्य। वर और कन्या को कुछ देके, अच्छा यहाँ दोनों को देना है, या वर या कन्या को, ऐसा रखें इसको। हाँ जी, ये संज्ञाएं हैं, इनकी नाम रखे हुए हैं, रूढ़ी शब्द हैं ये सारे यहाँ पर। तो ग्रंथों के विषय में सत्य क्या? हाँ, वहाँ ऋषि परंपरा रही, वहाँ ऋषि परंपरा है। अब यहाँ ऋषि परंपरा से मेल नहीं खा रहा ना इसका। मनु का तो है, मनु का तो है श्लोक, मनु के तो श्लोक है, पर उस समय जो व्यवस्थाएं प्रचलित थी उनका उल्लेख यहाँ पर कर दिया गया है। तो ठीक है,
इसको नहीं कर सकते, पहले गया हुआ था उसको मान कर दी, ऐसा नहीं है नहीं कर पाए। उन्होंने तो विधान बना था ऐसे ही ऐसे चलेगा, क्योंकि जो शिक्षा पद्धति डॉक्टर ये रात पाठ सब कुछ तो किसान का खेती का व्यापार का इसको तो वो तो आर्ष में ये वर से कुछ लेकर के देना, लेकर के विवाह करना ये रखा, और दोनों की धर्म की वृद्धि, ये कुछ किसी प्रकार का समझौता जैसा है। भी ये कर्म करोगे तो तुम्हारा विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर रह गई। हाँ कि भी ये कर्म करोगे तभी तुम्हारा विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ अच्छा, ले दे करके जो विवाह होना है वो आसुर हो गया। अनियम, असमय, किसी कारण से वर कन्या का इच्छा पूर्वक परस्पर संयोग होना, गांधर्व ना जो आजकल ये प्रेम विवाह कहलाता है। हाँ देने वाला निश्चित नहीं है यहाँ पर आसुर में। नहीं वहाँ तो हाँ वहाँ तो वर से वहाँ लिया जा रहा है, यहाँ पर तो क्या ना इन दोनों को देना है वर को। आर्ष में तो देने वाला निश्चित नहीं है कौन है। या तो सभा रहे या कोई और रहे, ये सामाजिक व्यवस्था कुछ रहे, ऐसा कुछ रहेगा यहाँ पर। देने वाला नहीं है ना यहाँ पर कोई भी। अच्छा, और अनियम माने बिना नियम के और बिना समय के। हाँ वो आसुर बोलते हुए। तो अनियम और असमय है ना, किसी कारण से वर कन्या का इच्छा पूर्वक परस्पर संयोग होना, जब उन्होंने चाहा तब संयोग हो गया तो गांधर्व विवाह हो गया। लड़ाई करके बलात्कार अर्थात छीन झपट व कपट से कन्या का ग्रहण करना, ये राक्षस विवाह हो गया। हाँ बलपूर्वक हरण करना। शयन व मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना, ये पैशाच हो गया। इच्छा माने सामाजिक स्तर पर अमान्य है ना वो, दोनों के परिवार सहमत नहीं है वहाँ पर। स्वयंवर न चलते तो आजकल जो पद्धति चला रखी है इन्होंने, जो परिचय सम्मेलन ना, वो तो ठीक है, वहाँ तो एक अलग प्रकार की योग्यता हो गई स्वयंवर में जो यहाँ दी गई है। अब यहाँ भी योग्यताएं देखते हैं अपने स्तर पर। माता पिता जो ये चला हुआ है ना, माता पिता बाद में इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ क्या है ना, एक वो कमेटी काम कर रही है, कमेटी ने सबके एड्रेस और वो बायोडाटा वगैरह ले लिए, संप्रेषित कर दिए, दोनों एक दूसरे का अध्ययन करते हैं। हाँ जो भी है, तो वहाँ आचार्य हो गया, वहाँ आचार्य हो गया ये कह लो। हाँ स्वयंवर था
कितना कौन सा पेड़ राम वाले ने स्वयंवर ये कन्या की तरफ से तो हुआ, दोनों की तरफ से तो नहीं हुआ ना। माने इनसे अलग इसलिए हो रहा है वो क्योंकि स्वयंवर ये कन्या की तरफ से हुआ है खाली। हाँ वैसे देखा जाए तो स्वयंवर तो है ही नहीं यहाँ पर। ये तो शर्त रखी गई है कि जो भी धनुष को उठा लेगा उसको व्रत बना लेंगे। नहीं, यहाँ शादी की इच्छा तो सैकड़ों वरों की है। अब सब आजमाइश कर रहे हैं वहाँ पर, है ना। सब आज तो सभी की इच्छा है। अब यहाँ ना तो कन्या की इच्छा से विवाह हो रहा है, ना वर की इच्छा से विवाह। तो शर्त रख दीजिए कन्याओं में कि जो इस काम को कर देगा उसके साथ विवाह हो जाएगा ना। वो ठीक है, योग्यता तो निश्चित हो गई। अरे वो ठीक है, लेकिन जो परस्पर सहमति वाली बात कही है, परस्पर प्रसन्नता वाली, राम तो है, दोनों की तो सहमति नहीं है ना आपस में। यहाँ तो एक शर्त रख दी गई। द्रौपदी वाले केस में भी यही है और सीता वाले केस में भी यही, जो भी धनुष को उठा लेगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। वो क्षत्रिय होना चाहिए, राजा होना, क्या दिया जो वो योग्यता है। वो ठीक है कि सभी, इच्छा तो सभी की है। ये भी देखे ना, आप सैकड़ों बार आए हुए हैं, इच्छा तो सभी की है। अब लेकिन जो इस कार्य को कर देगा विवाह उसके साथ होगा। नहीं वो तो ठीक है। एक तो ये है कि राम की योग्यता है, दूसरे उधर सीता की योग्यता है, तो दोनों को मिलवा दिया। अब यहाँ तो ये है कि सीता की के योग्य जो है ना सैकड़ों वर है। यहाँ तो एक वर्ग नहीं है, सैकड़ों वर्ग सीता के योग्य है। वो तो उठाना वो किसी योग्यता ही। हाँ योग्यता, उसमें तो ये जो उठा ले वो योग्यता रखी और उनको पता था कि उसके अलावा कोई उठा नहीं पाएगा। वो योग्यता ही थी। माने चाल चली गई है, चाल चली गई है। नहीं पता था वो योग्य नहीं है। नहीं, अन्य युवराज बुरा ना माने। वो तो शिव का धनु है, वो तो बनाया कहाँ है, वो प्राचीन धनुष है वो तो। तो उसको ये पता था कि आगे राम पैदा होगा और वो तोड़ेगा इसको। शिव का धनु बहुत पुराना बताया, वो तो बहुत पुराना बताया। वो तो ठीक है, वो तो योग्यता रखी है, अब उसके योग्य कोई था ही नहीं। हाँ मतलब ये पता नहीं। हाँ
क्या करेगा ना स्वयंवर कहाँ गए? स्वयंवर तो ही ये रामायण वगैरह दिखाते हैं। उठा लिया था वो तो बड़ा भाई था, पहले इसको दे दिया होगा कि जल्दी। विवाद तो पहले बढ़ेगा ही होगा, छोटे का थोड़ी होगा। उसमें देखो ना, वो थोड़ा उसने वो तो थोड़ा विवादित विषय है क्या? वो तो नहीं चला। हमारे तो मतलब 6,000 का 1 लाख बन गया ना वो। कौन शांति कुछ पर मैं स्वामी जी ने भी कुछ पर लिख रखा, शांति पर मुक्त। अच्छा फिर कर लो आप। नहीं तो ये विवाह ब्लूटूथ ऑन होएगा तभी। इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट न हो सकता है। दैव और प्राजापत्य मध्यम, आर्ष आसुर और गांधर्व निकृष्ट, ये निकृष्ट रखे। राक्षस अधम और पैशाच महाभ्रष्ट है ना, ये महाभ्रष्ट। इसलिए यही निश्चय रखना चाहिए कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकांत में मेल न होना चाहिए। आजकल जो है ये आसुर को टीम आएगा, आजकल जो विवाह पद्धति चल रही है ये ले दे कर होता है आजकल। वर वाले कन्या वालों को देते, कन्या वाले वर वालों को देते। मांगे डिमांड वाली बात नहीं हो, मांगने वाली बात नहीं हो। तो ये है, तो एकांत में मेल न होना चाहिए, क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकांतवास दूषण कारक है ना। एकांतवास किसी प्रकार से योग्य नहीं है दोनों का।
अगर वो कुछ अपनी जगह थोड़ा बहुत लक्ष्य हो गया और संतोष के लक्ष्य देना चाहे तो अब आएगा मिल जाएगा तो रिसीवर सीधे पड़ेगा। कई लोग जो मना करते हैं हाँ वो तो बड़ा है वो आजकल सबको पूछा नहीं है उसको लड़की को आजाद जी नगर बैठे तो जा रहे हैं उस समय जो लड़की जो फ्रेंड हुई थी ना वही आया था और आदमी के फिल्मों में सुन भी नहीं और जो बाकियों को मान बाकियों से भी मान नहीं देती बाकियों से एक रुपया गया अभी अभी मतलब कहीं भी जो उठा दी गई ये तो व्यक्ति दिया जा रहा है वो इसका इंडिकेशन तो है वो कुछ तो देना है जैसे आप जो हिसाब तो वो थोड़ा सा मतलब ना बराबर है वो हाँ बराबर है लेकिन उसका भी विधान है वो निर्देश देगा। अब तो मैंने यदि आपने ले लिया बाकी ले लिया तो उसके अनुसार कुछ सिस्टम अनुसार दिया। अब उस भाई ने अपनी बहन चाहिए मेरे उसमें वो सहायता मिली उसने कहा तुम एक रुपया मांग गया 20 लाख कर दो 1 रुपया क्या मैंने लेकिन वो दिया वो इसलिए दे दिया ना ताकि वो बिल्कुल भी बुरा ना माने कोई भी काम करेगा आप सरकार नौकरी करते हो आप ये नहीं कर सकते तो आपको इसका मतलब बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट आपको एटलीस्ट कम से कम जो मिनिमम दिखाई है ना वो देगी आपको वो खाली नहीं ऐसे ही वहाँ पर मैंने आपको बोला था कुछ नहीं रविंद्र लेकिन वो उसको बिल्कुल रोक देता था जो उसकी ऑफिस कुछ देगा वो मैंने बिल्कुल भावनाएं हैं बस और तो क्या है। समान वो छोटा मोटा सामान बहुत अच्छी पेपर है। बस वो अपने प्रेम में जो भी कुछ देते हैं वो होता है। अच्छा दूसरा क्या देखा है ना जैसे कन्या सर्वथा एक नए स्थान पर जा रही है उसकी भी कुछ वस्तुओं के प्रति अपनत्व जुड़ा रहे वहाँ पर ये मेरी है ये मेरी आदि आदि जो भी मैंने उसको सामान दिया उनका करके दिया उसको वहाँ जरूरत थी उन चीजों को जो मेरे बेटी को मैंने दी उन सब की वाकई में उसको नया लॉन्ग नहीं बनाना वो खाली रहता वो सारा सामान वहाँ खबर था और उनके पास मैंने उससे वो एकदम वो खरीद वो अब वो दोनों परिवारों की स्थिति देखी हाँ वही होता है और अपने बच्चों की स्थिति बिल्कुल जो आपको फिर आप रोक नहीं पाएंगे आपको आप देंगे ना वो रोक नहीं सकते पर रोकने वाला होगा तो रोक भी देगा वो छोड़ा नहीं रहेगा ना एक रुपया कहेगा कि भाई मैं तो 1 रुपया ही हमने जरूरी है जबरदस्ती हम तो कह देंगे ठीक है भाई पिता है ना वो बड़े व्यक्ति को मान लिया किसी का आग्रह है और अच्छा परिवार है अच्छा आग्रह है भाई मैं 1 रुपया लूंगा तो भाई कोई बात नहीं देखिए आप अच्छे उसकी भावना उसको देंगे नहीं लेकिन पिता देने वाले दोस्त जिंदगी बैठी है लेकिन वो मैंने ऐसे देखा है कि वो ठीक है वो प्रेम जाओ अच्छे ना 2 4 मोटे कुछ होने के बाद फिर रूटीन दूर का भी बढ़ जाता है तो सच्चे है और उस समय आग्रह किसी का है अच्छा परिवार है हाँ उसमें कोई नहीं, वो तो परस्पर सहमति की बात होती है सारी चीजें। देश काल परिस्थिति सहमति आदि जो भी वो सब देखेंगे। बस
हाँ, तो विवाह से पूर्व क्या तैयारी करनी है। परंतु जब कन्या व वर के विवाह का समय हो, अर्थात जब 1 वर्ष व 6 महीने ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहे ना, उससे पहले निश्चय हो चुका है इनका, तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिबिंब अर्थात जिसको फोटोग्राफ कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की और कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवे। एक दूसरे की प्रतिकृतियां छाया चित्र वहाँ भेज दिए। हाँ, बस फोटो भेज दिए। हाँ, स्वयं बनूंगा। जिसका रूप मिल जाए उसके इतिहास अर्थात जन्म से लेके उस दिन पर्यंत जन्म चरित्र का जो पुस्तक हो, है ना, ये लिखते रहे सभी मिलकर के। हाँ, आचार्य पहले वहाँ माता पिता लिखते रहे, अब यहाँ आचार्य का कर्तव्य हो गया। उसको अध्यापक लोग मंगवा के देखें, दोनों के पास भेज दी जाए। जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हो, तो जिसके साथ जिसका विवाह होना योग्य समझे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब माने छायाचित्र या वो फोटो और इतिहास जो ग्रंथ है, वो डायरी है जो पूरी की पूरी लेखन है, कन्या और वर के हाथों में दे दें। जब पहले ये निश्चित कर दें, फिर उन दोनों की अब सहमति उनकी ली जाएगी। दोनों का एक दूसरे से अध्ययन कर लो अच्छे प्रकार से और कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना, है ना। दोनों की अभी वो दी गई है यहाँ पर। हाँ, जो इतिहास दिया गया है, इतिहास भी और चित्र भी दोनों दे दिए ना, प्रतिबिंब और इतिहास। ना, आमने सामने नहीं है, इतिहास और वो फोटो दे दिए खाली एक दूसरे को। हाँ, इतिहास हमारे उस कन्या को दे दी गई जिसको योग्य समझा गया, ऐसे उस वर को दे दिया गया जिसको योग्य समझा गया। एक दूसरे को देखा नहीं है। स्वयंवर में तो सम्मिलित सी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि स्वयं सुनने का वो है। पर समस्या यहाँ एक और आ रही है ना कि दोनों का परिचय तो यहाँ होना नहीं है इस व्यवस्था के अनुसार। कन्याएं गुरुकुल वहाँ नहीं जानी, वर वालों में नहीं जानी। मुख्य यही है, मतलब समावर्तन के बाद यही तो है विवाह का तरीका। और अगर ये या तो इसको ऐसा व्याख्यात कर लें, क्योंकि हमने थोड़ा सा जो उसका नक्षत्र है ना वो अलग प्रकार का खींच रखा है स्वयंवर में, कि अनेक कन्याएं बैठी हैं उसमें से वर चुनाव करेगा, या अनेक वर बैठे हुए उसमें से कन्या चुनाव करेगी, ऐसा। कहीं भी परस्पर वो मिले एक दूसरे से और बातें हुई और उन्होंने एक दूसरे को स्वभाव से ऐसे पसंद किया और फिर अपने अपने घर में उन्होंने बता दिया। हाँ, नहीं, यदि हम इसको भी स्वयंवर के रूप में लेना चाहें तो घट सकता है। अब यहाँ इसकी भूमिका क्या, आचार्य और आचार्य से आरंभ हुई है और माता पिता भी उसमें सम्मिलित हैं। गुणकर्म स्वभावों का परीक्षण हो चुका है। अब दोनों का इतिहास आचार्य और आचार्य इनका आचार्य और आचार्य का है वो। तो अभी क्या हुआ है, जैसे दोनों की इतिहास दोनों के पास भेज दिए गए, मतलब निश्चित नहीं किया, कुछ भी निश्चित तो कुछ नहीं किया ना इसका, इसी से होगा इससे। तो
तो अब चयन का जो अंतिम अधिकार है वो तो इन दोनों का ही दे दिया कि भाई तुम लोगों की सहमति होगी तो विवाह होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। इसलिए इसको भी स्वयंवर के रूप में व्याख्या कर सकते हैं। इस रूप में स्वयंवर हो जाएगा ये। हाँ, इधर से उसका हो जाए, उधर से उसका हो जाए अपना ना, वो अलग है। ये तो प्रेम विवाह तो अलग हो गया, वो अलग है। वहाँ गुणकर्म स्वभाव लड़की ही कर रहे हैं और यहाँ पे आचार्य बीच में आ गए। उसका धर्म करेंगे उसकी पूर्ण प्रेम विवाह है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। अच्छी बातें बताएंगे, पूरी तो कोई बताएगा ही। तो विवाह कहाँ पर हो गए? जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए। पहले तो आचार्य और आचार्य के स्तर पर हुआ और फिर अब दोनों के स्तर पर हो गया। तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में हो गए, आगे पीछे भी नहीं है। जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहे तो वहाँ, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। माने योग्य तो यह है कि वहाँ घर जाकर के करें, लेकिन यहाँ भी विकल्प दे दिया है। जब वे समक्ष हो, सामने हो, तब उन अध्यापकों व कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत शास्त्रार्थ कराना। विवाह से पूर्व की ही चीजें हैं सारी। तो माने समावर्तन करा करके दोनों को आमने सामने, इन सब के सामने ले आए। हाँ, अब दोनों आमने सामने आ चुके हैं कि परस्पर भी अपने चर्चा कर सके वो। आदि भद्र पुरुषों के सामने। और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछे सो भी सभा में लिख के, माने ये नहीं कि एकांत में चले जाए, उसके लिए भी वो लिखित रूप में एक दूसरे से पूछ ले, एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेंगे। माने वाचिक रूप से ना करके लिखित रूप में कर ले उसको। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए, है ना, दृढ़ प्रेम, दोनों का दृढ़ प्रेम हो जाए विवाह करने के लिए, तब से उनके खान पान आदि का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। अब बात ये है कि माता पिता आ चुके हैं सामने। नहीं, छूट तो दी है, वो तो ठीक है। बाकी ये है कि जो ये कहा ना, तब से उनके खान पान आदि का उत्तम प्रबंध हो कर लिया। नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, समावर्तन जो है लड़के का तो यहाँ हुआ, लड़की का वहाँ हुआ, दोनों का अपने अपने गुरुकुलों में हुआ है। अच्छा, नहीं वो तो हो गया। सुनिए तो समावर्तन तो हो गया, समावर्तन लड़के का तो यहाँ हो गया, लड़की का वहाँ हो गया। पहले समावर्तन हुआ, फिर समक्ष भी होंगे, आमने सामने। हाँ, समक्ष भी हुए वो। तो समक्ष वो गुरुकुल में है या किसी सामाजिक स्थान पर है? अब वो खान पान की व्यवस्था जो है वो एकत्र होगी, वो कहीं सामाजिक स्थान पर होगी या गुरुकुल में होगी?
जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए हो जाए फाइनल हो जाए तब उन दोनों का समापन वो तो ठीक है। हो या वो माता पिता की जो है लेकिन जब वो निश्चय हो जाए निश्चय तो वो इतिहास पढ़ करके हुआ है, वो तो खाली यात्रा का निश्चय है। उसके बाद जब वो समझ हो जाएंगे ना, उसके बाद शास्त्रार्थ कर लेंगे, एक दूसरे के लिखित पसंद कर लेंगे, तब पक्का होगा ये दृढ़ प्रेम विवाह करने। उसके बाद है वो इसको दोबारा विवाह निश्चित हो जाए बाद में बातों निश्चित का निश्चित नहीं हुआ ना, तो वो लिखा है ये ऊपर ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये थोड़ा खुले बाद में जाकर उन्होंने पहले में ये सारी पूरी हो जाएगी सारी यहाँ पर आप पक्का हो जाए वो निश्चित होगा माता पिता चल जाता है बस हम लोग ये जो विवाह सारे हो करके जब अकेले में समापन करवाएंगे नहीं यही लिखा है जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने में हो जाए तब उनका समावर्तन एक लेकिन इससे पहले क्या घटनाएं घटी इतिहास से तो पढ़ाना दोनों ने एक दूसरे का और फोटो देखे एक दूसरे के उस स्तर पर सारे विभाग के आगे देखने में जो ऋषि ने लिखा है ना उसको 2 लाइन पढ़ लेते तो इसे तो होगा निश्चय तो देखिए होगा अब निश्चय तो आप उसकी का क्या होगा फाइनल हो जाए प्रैक्टिकली देखिए ना तो यही ठीक है कि इतिहास तक पढ़ने में निश्चय करना सीख लें। उनका विवाह पूरा हो गया तो उनकी मर्जी है वो अध्यापक के सामने जाए तो वहाँ ही विवाह करने हमें समझ करना नहीं ऐसा है बहुत सारी चीज आमने सामने बोलने में कैसा है, आंखें कैसी हैं, आई कितनी है, चलने में कैसा है, बहुत सारी बात समझ होने पे होती है। तो शिक्षा करना छूट दीजिए ना अध्यापक हुआ माता पिता तो अब एक छोटा में तो निश्चय लगा है उसको वहाँ ले रहा हूँ निश्चय समझ तो यूज कर लो उसको मान कर लो नहीं एक चीज हो ना 2 वाक्य देखिए। पहले वाले अनुच्छेद के आरंभ में है जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए। दूसरे अनुच्छेद के आरंभ में है जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए। यहाँ करते जा रहे हैं कई बार तो हमें पूरा ग्राफ देखा उसका तो सारे कुछ बातें बाद में खोल देते अब क्रम से तो वर्णन कर रहे हैं सर, अब छोड़ा तो कुछ है नहीं। ये बात सही है कि उन्होंने भी ये निश्चय किया है कि हम परस्पर विवाह हमारा उसके बाद अब ये जो खान पान की व्यवस्था है उत्तम प्रबंध, अच्छा अब खान पान का जो प्रबंध है ना वो गुरुकुल में होगा कि घर पर होगा? ऐसे जो गुरुकुल में पड़े हुए बच्चे ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता पिता की बीमार है। ये देखा हमने अब ये तो देखा तो उसकी बात कर रहा है वाह लक्षण माँ का मतलब ये स्थिति मानो आचार्य और माता पिता सब पत्र पुरुष इकट्ठे होंगे ही होंगे दोनों तरफ से। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पाला पोसा तो एक ही चीज होती है हर चीज होता है उसका ठीक बात। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना